गुड मॉर्निंग टू ऑल। आरपीसीएस नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो नियोनेटल असेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो जो नियोनेट असेसमेंट अपने आप में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ये असेसमेंट किया जाता है। अगर ये असेसमेंट पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चों में अनेकों प्रकार की एबनॉर्मलिटीज आने की संभावना होती है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के तुरंत बाद जैसे ही वो बाहर आता है तुरंत हम ये असेसमेंट को करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो जब ये असेसमेंट हम लोग करते हैं तो इसके दौरान बच्चे में आने वाली अनेकों प्रकार की जो एबनॉर्मलिटीज है या कोई भी दिक्कतें हैं उस चीजों को पता लगाया जा सकता है। जैसे बच्चे में सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, बच्चे की शारीरिक कलर में चेंजेस आपको जो है देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं कि बच्चों में जो है इजिली क्या नहीं कर पाता है, इन्वायरमेंट एडजस्ट न करने के कारण उसके जो होमोडायनेमिकली क्या हो जाता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि हेमोस्टेसिस नहीं कर पाता है, यानी अपने बाहर के वातावरण में अपने शरीर को ढाल नहीं पाता है। तो बच्चों में अनेकों प्रकार के जो है दिक्कतें देखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए उस दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इस चीजों को पता करने के लिए हम करते हैं नियोनेटल असेसमेंट। नियोनेटल असेसमेंट मतलब बच्चे के तुरंत बाद का जो असेसमेंट होता है उसको बोलते हैं नियोनेटल असेसमेंट बोलते हैं। जो कि ये असेसमेंट जो होगा वो सर से लेकर के पैर तक का होगा। इसके दौरान सर से पैर तक में जो भी एबनॉर्मलिटीज होंगी उसको क्या किया जाएगा, पता लगाया जाएगा। अगर पता लगाते हैं, अगर ईयरली हम मानते हैं कि अगर हम अर्ली से अर्ली पता कर लेते हैं दिक्कत को तो इजिली हम उसको ठीक करने का प्रयास तो कर सकते हैं और वो ठीक भी कर लेते हैं। लेकिन जब वही चीजें ज्यादा समय लग जाता है, ज्यादा समय बीत जाता है तो उस चीजों में हमें उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हर डॉक्टर जैसे ही बच्चा जन्म होता है तो इसलिए जो है जन्म के दौरान जो है एक डॉक्टर यानी पीडियाट्रिशियन का रहना जरूरी होता है, क्योंकि वही क्या होता है न्यूबॉर्न असेसमेंट बच्चे के तुरंत बाद करते हैं। जैसे ही बच्चा का जन्म होता है तुरंत उसका वेट लेते हैं, उसका हाइट लेते हैं, उसका हेड सर्कमफ्रेंस लेते हैं, चेस्ट सर्कमफ्रेंस लेते हैं, उसके कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको चेक करते हैं। ये सभी चीज होता है। अगर सर को देखते हैं तो देखते हैं कि कहीं हाइड्रोसिफिलस वाला तो नहीं है या कोई क्रोमोसोमल एनॉमलीज या एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। जनरली अगर हम बात करें कि जैसे अगर नॉर्मल डिलीवरी में तो सब कुछ बच्चा थोड़ा सा स्टेबल होता है, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में थोड़ा सा वो स्टेबल नहीं रह पाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि वो जो है नॉर्मल डिलीवरी में वो पूरे मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आता है, जिसके चलते शारीरिक प्रेशर के चलते, एब्डोमिनल प्रेशर के चलते, लंग्स प्रेशर के चलते जितने भी सिक्रीशंस होते हैं वो सब बाहर हो जाते हैं। तो बच्चा इजिली क्या कर लेता है, सांस ले लेता है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या होता है, अगर सिजेरियन आप सेक्शन कराते हैं तो बच्चा क्या नहीं कर पाता है कि इजिली जो है प्रेशर कहीं से नहीं लगाता, कोई एफर्ट बच्चा नहीं लगाता है, जिसके चलते बच्चे के सिक्रीशन अंदर फंसे रह सकते हैं, जिसके चलते बच्चा अगर सांस लेने का प्रयास करता है तो नहीं देख सकता है। अगर उस समय हम ट्रीटमेंट अगर ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होगा कि धीरे धीरे वो जो है उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। वो आरडीएस वाला भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है, जिसको बोलते हैं रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मतलब क्या है कि बच्चे की एल्वेलाई हो सकती है कि डैमेज हो जाए, जिसके चलते वो गैसीय सेक्शन करने में जो है असफल होगा। जैसे ही वो गैसीय सेक्शन करने में क्या करेगा, असफल होगा, तो बच्चा जो है अपनी लाइफ को आगे की ओर बढ़ा नहीं पाएगा और उसकी डेथ हो सकती है। जैसे ही बॉडी के अंदर जो है CO2 के लेवल बढ़ेगी, इसके मतलब कि जो अंदर की जो सिक्रीशंस है वो सिक्रीशंस क्या होता है, वहीं पर फंसा हुआ होता है। जब वो सिक्रीशन फंसा हुआ होता है तो क्या नहीं हो पाएगा, वो चीजें जो है बाहर नहीं निकलेगा तो वहां पर ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा और अंदर से लंग्स का CO2 बाहर नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा, CO2 बाहर नहीं जाएगा, तो अंदर CO2 का रिटेंशन शुरू होगा। जैसे ही वो CO2 का रिटेंशन शुरू होगा तो धीरे धीरे जो है अंदर जो है आपको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। अगर इसका भी लेवल, अगर ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ेगा तो धीरे धीरे बच्चे के जो है ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया डेवलप होगा। तो बच्चा ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह करके कुछ ही समय के बाद उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ये न्यूबॉर्न असेसमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है जानना, न कि सिर्फ हमें और अगर इस प्रोफेशन से जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी ये काफी जरूरी है, जिससे कि पता चल पाए। जैसे कि हम एग्जांपल बताएं कि हमारे अंगुली में 5 अंगुलियां हैं, अगर मान लीजिए ये भी पता लगाया जाता है जन्म के बाद कि 6 अंगुली है कि 5 अंगुली है कि 4 ही अंगुली है, ये सब भी क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। और वो बॉडी के मूवमेंट है, मोशन है, उसको भी बच्चे का मूवमेंट जो है हाथ को इधर उधर करके देखा जाता है कि अंदर जो है वो चीजें प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो आइए इसी सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं
है। इसमें बहुत चीजें आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, या दैनिक दिनचर्या और जो बच्चे के जन्म के बाद असेसमेंट के दौरान वो जो है काफी जरूरी होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नियोनेटल असेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहला है आपका असेसमेंट ऑफ द नियोनेट। कैसे कैसे हम नियोनेट का असेसमेंट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो नियोनेटल पीरियड आपको पता है बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है बेबी के लिए। जैसे बच्चा का जन्म हुआ तो वो पीरियड बच्चे के लिए काफी जो है जरूरी होता है, क्योंकि रीजन ये होता है कि वो मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ से बच्चा क्या होता है वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है, तो उसको थोड़ा सा वातावरण से एडजस्टमेंट में उसको क्या हो सकती है, दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, द न्यूबॉर्न इंटर्स इनटू द एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट। हमने जस्ट अभी बताया कि इंट्रा यूट्राइन से क्या होता है, एक्स्ट्रा यूट्राइन में आता है। अब यहां शब्द बना कि इंट्रा क्या होता है और एक्स्ट्रा क्या है। इंट्रा मतलब होता है यूट्रस के अंदर था, और एक्स्ट्रा मतलब होता है यूट्रस से बाहर हुआ। आज जैसे ही वो एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में आया तो वो क्या होता है, वो जो है बहुत ज्यादा जो है क्या होता है, उसकी प्रोटेक्टिव की जरूरत होती है, क्योंकि वो थर्मो कांस्टेंट फॉर द बेबी। क्योंकि जो है अब बाहर जब आता है तो बाहर का वातावरण जो है प्रोटेक्टिव के लिए नहीं होता है, ना कि ये थर्मो कांस्टेंट होता है। थर्मो कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर का भी वेरिएशन जो है देखने के लिए मिलता है। आगे देखिएगा, आगे है इमीडिएट आफ्टर द बर्थ, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, द न्यूबॉर्न ट्राई टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन दिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बच्चा जैसे ही बच्चा का जन्म होता है तो तुरंत वो बच्चा क्या करना शुरू करता है, ये एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में अपने आप को क्या करने का प्रयास करता है, एडजस्ट करने का प्रयास करता है। दैट इज वाई सम प्रॉब्लम्स लाइक, इसलिए कुछ प्रॉब्लम जैसे हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना, हाइपोथर्मिया टेम्परेचर का कम हो जाना, इन्फेक्शन संक्रमण का होना, ये बच्चों में होने का ज्यादा चांसेस होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बच्चा का जन्म हुआ तो जन्म के तुरंत बाद अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करके बच्चों को छूना है, ऐसे नहीं छूना है। यानी कि बच्चा का इम्यूनिटी बहुत क्या होता है, लो होता है, बहुत ज्यादा जो है क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी अच्छा नहीं होती है। और साथ साथ अगर हाइपोथर्मिया होने का रीजन ये होता है कि हाइपोथर्मिया रीजन ये हुआ कि बच्चे के अंदर जो हाइपोथैलेमस पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती है, जिसके चलते टेम्परेचर को क्या नहीं कर पाती है, रेगुलेट नहीं कर पाती है। रेगुलेट न करने के कारण वो बच्चा क्या होता है, हाइपोथर्मिया में चला जाता है। और हाइपोग्लाइसीमिया होने का रीजन ये है कि अंदर माता के यूट्रस के अंदर रहता है, तो माता के दिया गया जो ग्लूकोज होता है वो बच्चे तक क्या होता है, यूटिलाइज होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर होता है तब माता के से क्या होता है, कनेक्शन टूटती है। जैसे ही कनेक्शन टूटती है तो बच्चा को बाहर से एनफ जितना उसको ग्लूकोज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके चलते वो बच्चा तुरंत कहां चला जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद तो इट वेरी इसेंशियल टू एसेस द न्यूबॉर्न, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बच्चा को ध्यान देना जाए इमीडिएट आफ्टर जन्म के तुरंत बाद एंड ड्यूरिंग द सबसिक्वेंट पीरियड, जन्म के तुरंत बाद या जन्म के कुछ दिन बादों तक भी आपको क्या करना होता है, उनको ध्यान देना होता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अगला है आपका, अगर हम बात करें नियोनेटल असेसमेंट का पर्पस क्या होता है, क्यों हम नियोनेटल असेसमेंट करना क्यों जरूरी है, इसके पीछे का रीजन ये है टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट मेडिकल प्रॉब्लम, यानी कि उसके अंदर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसको जानने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है उसको इन द न्यूनेट एट अर्ली स्टेज, शुरुआत के समय में पता लगाने के लिए, इफ एनी सो दैट एप्रोप्रिएट केयर कैन बी गिवन। अगर पता लग गया कि बच्चा को ये प्रॉब्लम है, जैसे हाइपोथर्मिया है, या पता चल गया कि बच्चों में किसी पर हाइड्रोसिफेलस है, तो तुरंत हम क्या करना शुरू करेंगे, उसका मेजर लेना शुरू करेंगे, जितना जल्दी हो सके उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। टू डायग्नोज कंजेनाइटल एनोमली, बच्चे में जो है बच्चे में क्या होता है, जन्मजात कुछ रोग देखने के लिए मिल सकता है, उसको पता लगाने के लिए और जितना जल्दी हो सके उसको पता लगाए, और साथ साथ जो है उसको उसके जरूरत के हिसाब से उसको क्या करने, केयर देने का प्रयास करता है। फिर उसके बाद अगला देखिएगा, अगला है आपका पर्पस टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया। अगर लग रहा है कि हाइपोथर्मिया हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है, तो उसको क्या करना है, पता करना है। हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क को पता करना है, इन्फेक्शन के रिस्क को पता करना है, और इसके अनुसार हमने क्या करेंगे, उसको ठीक करने का क्या करना है, प्रयास करना है, ये पर्पस हो सकता है। उसके बाद टू एसेस द जेस्टेशनल एज, अब ये देखने के लिए कि उसका एज कितना हुआ है, यूट्रस का एज कितना हुआ है, यानी कि बच्चा जो यूट्रस के अंदर था कितना उम्र के बाद, कितना एज के बाद वो उसके जन्म हुआ है, इसको भी जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका असेसमेंट करते हैं। और अगर पहले हो गया है तो क्या उसमें दिक्कत है, अगर बाद में हुआ है तो क्या उसमें दिक्कत है, इसको भी जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूबॉर्न असेसमेंट करते हैं। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें कि इसको दो चीजों में बांटी गई है, ये जो केयर है उसको दो केयर में बांटे गए। पहला है इनिशियल असेसमेंट ऑफ द न्यूनेट, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद असेसमेंट करना, और दूसरा होता है सब्सिक्वेंट असेसमेंट, जन्म के कुछ समय बाद भी धीरे धीरे कुछ समय तक क्या करना होता है, ध्यान देना होता है उसके बारे में।
अब देखिएगा, इसमें जो पहले हम लोग बात करेंगे इस इनिशियल असेसमेंट नियोनेट के, मतलब जन्म के तुरंत बाद हम लोग क्या क्या असेसमेंट करते हैं, तो इसके बारे में पहले समझिएगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, और आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उसमें जो है कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं, उसको हमें पहले तो ध्यान देना होता है बच्चा के तुरंत बाद। पहला आप देखिए कि बच्चा बाहर हुआ तो रो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर रोता है तो फर्स्ट क्राई जब करता है तो ऑक्सीजन अंदर की ओर जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन अंदर की ओर जाता है तो उसका लंग्स क्या हो जाता है, एक्सपेंड होता है, और जैसे ही उसका लंग्स एक्सपेंड होगा वैसे ही वो बच्चा सांस लेना शुरू करता है। इसीलिए उसको टैक्टाइल स्टिमुलेशन या उसको पीट पीट कर पीछे से जो है स्टिमुलेशन दे दे करके उसको क्या किया जाता है, उसको रुलाया जाता है, चीटी काट करके उसको रुलाया जाता है, क्योंकि कैसे भी हो बच्चा रोए। अगर वो बच्चा रोएगा तो ऑक्सीजन जाएगा, और ऑक्सीजन जाएगा तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम होगी, उसकी सिग्रेशन भी रोएगा तो उसकी सिग्रेशन भी बाहर होंगे, और जिसके चलते वो सांस लेगा तो किसी प्रकार का उसको दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा। आरडीएस वाले प्रॉब्लम से भी उसको क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या किया जाता है कि फर्स्ट क्राई ऑफ द चाइल्ड, ये देखा जाता है कि बच्चा पहला बार रुआ कि नहीं रुआ। असेसमेंट ऑफ द टेम्परेचर रखिए, क्योंकि हम लोग बातें हैं कि बच्चों में टेम्परेचर काफी महत्व है, यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर का ध्यान देना है, क्योंकि हाइपोथर्मिया होने के चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या होता है, इमेच्योर होता है। पल्स का देखना, रेस्पिरेशन का देखना, ये चीज देखना होता है तुरंत बच्चे के जन्म के बाद। उसके बाद जो बच्चे की कलर, स्किन के कलर को देखना है, और साथ साथ उसके क्या करना होता है, रिफ्लेक्सेस को देखना होता है, शुरू में ही हम आपको बताए हैं। उसके बाद आगे देखिएगा, इसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि उसके बाद जो है उसके मसल स्टोन को देखेंगे। उसके अलावा जो है जैसे आप देखे होंगे कि बच्चा जो है उसका अपने हेड को कंट्रोल नहीं कर सकता है, हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसे उठाते हैं तो बच्चा ऐसे मूव कर देता है, ऐसे मूव कर देता है। इसके मतलब कि उसके अंदर मसल्स कंट्रोल नहीं है, और जब मसल्स कंट्रोल नहीं होगा तो आपको देखते रहना, उसको उसी आधार पर उसको टांगना है, उठाते समय ये वाला पार्ट को पकड़ करके उठाना चाहिए कि मुंह इधर उधर न जाने के लिए मिले। उसके बाद जो है एक्टिविटी लेवल देखना है, कितना वो एक्टिव है, कितना एक्टिव नहीं है, एक्टिव है कि डल है, ये देखना है। उसके बाद जो है डिटेक्ट करना है जन्म के समय, जन्म के दौरान, जैसे आप जन्म मतलब जैसे बर्थ हो रहा था और बर्थ के दौरान कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि बर्थ के दौरान जो है आपको सिफेलो हेमेटोमा, कैपुट सक्सीडेलम हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करा रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट से उसको निकालने का प्रयास करते हैं तो सर में क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं चोट लगने का चांसेस होता है, कभी कभी नर्व डैमेज होने का चांस होता है। तो इसको भी बच्चे के तुरंत जन्म के तुरंत बाद क्या करना होता है, जांच करना होता है। और उसके बाद जो है पता ये भी करना होता है कि प्रेजेंस ऑफ एनी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, यानी बच्चे में जन्मजात कोई रोग तो नहीं है, ये भी इस चीजों को भी क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। उसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें तो इसके लिए बच्चे के जन्म के बाद तुरंत जैसे ही बच्चा का जन्म हुआ तो 1 मिनट और 5 मिनट पर हम लोग क्या करते हैं, अपगार स्कोरिंग करते हैं। जो अपगार स्कोरिंग जो होता है वो जो वर्जीनिया अपगार ने दिया था 1952 में दिया था। इनके द्वारा यह कहा गया कि जो पहला जो 5 मिनट पर किया जाता है वो बच्चे के वो जो है जनरली क्या किया जाता है कि बच्चे के असेसमेंट के लिए किया जाता है कि जन्म के दौरान, ये मतलब कि ये जर्नी के दौरान, मतलब जन्म के जर्नी के दौरान जो है उसमें कोई तरह का दिक्कत आया क्या। और जो 5 मिनट का असेसमेंट कराया जाता है वो कहता है कि बच्चा इस वातावरण में अपने आप को कैसे एडजस्ट किया, वो चीजों के बारे में बताने का काम किया जाता है। तो यानी कि ये 2 असेसमेंट होता है, ये असेसमेंट जो है क्या बोलते हैं, अपगार स्कोर जो होता है वो जनरली क्या किया जाता है 1 मिनट पर और 5 मिनट पर किया जाता है। अगर कभी जरूरत पड़े, अगर 5 मिनट से भी पता नहीं चले तो मैक्सिमम न के बराबर होता है, लेकिन 10 मिनट पर भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कहे तो आपको जो 1 मिनट और 5 मिनट पर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अपगार स्कोरिंग में हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे ही देखिएगा APGAR, ये 5 कंपोनेंट है। ए मतलब अपीयरेंस, पी मतलब पल्स, जी मतलब ग्रेविनेंस, ए मतलब एक्टिविटी, और आर मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट। कभी मत कहिएगा, रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है। रेस्पिरेटरी रेट मतलब हुआ 16 है कि 20 है कि 22 है कि 35 है, ये सब हम रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। लेकिन रेस्पिरेटरी एफर्ट क्या होता है, रेगुलर है कि इरेगुलर है, ये हम लोग देखते हैं, है ना। इसके अलावा देखिए इसमें क्या क्या चीज देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसकी टोटल स्कोरिंग की बात करें तो पूरा 10 होता है। अपगार स्कोरिंग टोटल स्कोरिंग 10 होता है, और मिनिमम स्कोर इसकी क्या होती है, मैक्सिमम 10 और मिनिमम 0 होता है। अगर हम बात करें तो इसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन होता है। अगर माइल्ड की बात करें तो आपका 8 से 10 हुआ, मॉडरेट की बात करें तो 4 से 7 हुआ, अगर सीवियर की बात करें तो वो जो है आपका 1 से लेकर के 3 होता है। ये बात को याद रखिए, यही होता है इसका। क्या क्या देखिए, 8 से 10 क्या होता है, तो 8 से 10 जो होता है वो आपका माइल्ड होता है, फिर उसके बाद जो है
4 से लेकर 7 होता है वो मॉडरेट होता है, और 1 से लेकर 3 जो होता है वो सीवियर होता है। ठीक है, यानी कि सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड ऐसे करके याद करिएगा। 1 से 3, 4 से 7 और 8 से 10। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा इसमें साइन में, अब देखिए इसमें रिस्पायरेशन होता है, हार्ट रेट होता है, कलर स्पिन होता है, रिफ्लेक्सेस होता है, मसल टोन होता है। रिस्पायरेशन में रिस्पायरेटरी एफर्ट होता है, न कि रिस्पायरेटरी टोन होता है ये। अब रिस्पायरेटरी इफेक्ट में क्या है, अगर अब्सेंट होता है एफर्ट उसका तो 0 देंगे। अगर बच्चा जो है स्लो और इरेगुलर है, धीरे धीरे और इरेगुलर ब्रीथिंग कर रहा है तो उसको हम 1 नंबर देंगे। अगर अच्छा से क्राई कर रहा है तो उसको 2 नंबर टोटल नंबर दे देंगे। उसके अलावा हार्ट रेट अगर है तो अगर वो अब्सेंट है तो 0 देंगे, अगर 100 से कम है तो 1 देंगे, अगर 100 से ज्यादा है तो 2 नंबर देंगे। अब कलर ऑफ द स्किन की बात करें, अगर ब्लू और ऑरेंज कलर है तो 0 नंबर देंगे, या क्योंकि साइनोसिस है। इसके बाद बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो 1 नंबर का देंगे, और वो पूरे की पूरी बॉडी जो है पिंक है नॉर्मल है तो 2 नंबर देंगे। उसके बाद रिफ्लेक्सेस को देखेंगे कि अगर बच्चे के अंदर कोई रेस्पॉन्स यानी रिफ्लेक्सेस अब्सेंट है तो 0 नंबर देना है। अगर थोड़ा मोड़ा जो है स्नीज या थोड़ा मोड़ा रिफ्लेक्स, माइल्ड रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है तो 1 नंबर देंगे। अगर गुड रेस्पॉन्स कर रहा है, रिफ्लेक्सेस अच्छा प्रेजेंट है तो 2 नंबर देंगे। अगर मसल स्टोन की बात करें तो फ्लैसिड है, फ्लैसिड मतलब एकदम पूरा जकड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या करना है, 0 नंबर देना है। अगर कुछ फ्लेक्शन देखने के लिए मिला एक्सट्रीमिटीज का तो उसको हम लोग 1 नंबर देंगे, और उसके बॉडी के अंदर जो अच्छा एक्टिव मूवमेंट देखने के लिए मिला तो इसको हम लोग देंगे 2 नंबर देंगे। अब वो कैसे इसको कैलकुलेट करते ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए एक बच्चा आया, उसकी रिस्पायरेटरी रेट मान लीजिए स्लो एंड इरेगुलर है तो यहाँ 1 नंबर दे देंगे, तो हमारे पास 1 हुआ। फिर उसके बाद हार्ट रेट मान के चलिए उसका आया है यहाँ मोर देन 1, ये 120 आया तो अब हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 अब होगा 3 होगा टोटल स्कोरिंग। कलर ऑफ स्किन की बात करिए, अगर मान लीजिए कि उसका बॉडी पिंक है और एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो इसके लिए हम 1 नंबर देंगे, तो 1 नंबर और दे देंगे। फिर उसके बाद जो है आगे रिफ्लेक्सेस चेक किए तो पता चला कि गुड रेस्पॉन्स है, तो गुड रेस्पॉन्स है तो इसको 2 नंबर देना पड़ेगा, तो हमारे पास 6 हो गया नंबर। और लास्ट में जो है मान लीजिए तो फ्लैसिड मसल दिख रहा तो आपने 0 दिया तो यानी कि आपके पास जो है ये 0 नंबर देंगे, तो हमारे पास कितना हुआ, 6 हुआ। यानी कि 6 मतलब क्या हुआ, इसकी टोटल स्कोरिंग 10 है, 10 में से इसको कितना मिला, 6 मिला, और 6 मिला वो किसके अंदर आता है, आपका मॉडरेट के अंदर आया है ना, ये मॉडरेट में आया, याद रखिएगा बात को, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, अगर बात करें सब्सिक्वेंट असेसमेंट की बात करें, उसमें हमको क्या ध्यान देना होता है। इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मान लीजिए कहीं हॉस्पिटल में जो है डिलीवरी हुआ है तो सब्सिक्वेंट बार बार से क्या करना होता है, न्यूबॉर्न असेसमेंट करना होता है 24 घंटे के अंदर, ठीक है। और आफ्टर बर्थ एट द टाइम ऑफ द डिस्चार्ज, यानी इसके अलावा 24 घंटे के अंदर भी किया जाता है और 24 घंटे के बाद भी किया जाता है। इसके बाद इसके पीरियड में क्या होता है कि बच्चा जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड द न्यूबॉर्न इज अलर्ट, क्योंकि उस समय जो है बच्चा अलर्ट होता है, एक्टिव होता है, तो इसलिए जो है उसके अंदर जो है जो रिफ्लेक्सेस भी होता है वो अच्छा होता है। तो ये रिफ्लेक्सेस भी चेक करने के लिए जो है लगातार 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब जब जो रिफ्लेक्सेस आएगा उस रिफ्लेक्सेस के आधार पर इसको हमें क्या करना होता है, पता लगाना होता है। आगे देखिएगा, अगला देखिए, अगला जो है आपका, अब देखिए कि अगर बात करें कि रिएक्टिविटी पीरियड में, यानी कि आपको जो है तुरंत के तुरंत हमें क्या क्या फिर चेक करना है। तो सबसे पहले तो जैसे ही बच्चा जन्म हुआ उसके बाद हमें क्या करना है कि उसका वाइटल साइन लेते रहना है। फिर उसके बाद जो है उसका वेट भी लेना है, उसके साथ साथ उसके जो है जनरल बिहेवियर को भी चेक करना है, मतलब उस समय भी और बाद में भी ये सब चेक करना है। फिर उसके बाद जो है उसके लेंथ को, उसके हेड सरकमफ्रेंस को, उसके चेस्ट सरकमफ्रेंस को, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस को क्या करना है, मेजर करना है। और उसके साथ साथ बच्चे की जो कलर होता है वो कलर भी क्या करना होता है, देखना होता है, ठीक ना। ये बात को आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें कि फीडिंग पैटर्न कैसा है, अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो गुड अटैचमेंट है कि बैड अटैचमेंट है, ये सबको क्या करना है, पता लगाना है। उसके बाद जो है इलिमिनेशन पैटर्न को भी देखना है कि उसकी इलिमिनेशन पैटर्न रेगुलर है कि इरेगुलर है, समय पर वो पेशाब कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पेशाब जो है जनरली क्या होता है, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो है 24 से 48 आवर के अंदर जो है उसको पेशाब और लैट्रिन कर देना होता है। अगर नहीं करता, उसका पहला जो स्टेज होता है उसको मिकोनियम के नाम से हम लोग जानते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन जो है आपको करना होता है। आप देखिएगा, अब हम लोग बात करें शुरुआत से जितना चीज है उसको एक बार एक करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए नॉर्मल वैल्यू जो है बच्चे के लिए नॉर्मल वैल्यू आपको जो है देखने के लिए मिलता है। उसका जो टेम्परेचर होता है वो 36.5 से 37.5 या 36 से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर पल्स रेट की बात करें तो 120 से लेकर के 160 मिनट्स बीट्स पर मिनट होता है। हाँ, उसके बाद रिस्पायरेशन की बात करते हैं वो 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट होता है।
सिस्टोलिक बीपी की बात करें तो 60 से 80 mm ऑफ एचजी होता है। डायस्टोलिक बीपी की बात करें तो 25 से 40 mm ऑफ एचजी होता है। और बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो ये जो है आपका जनरली कहां लिया जाता है, एक्सिलरी बॉडी टेम्परेचर अच्छा होता है, क्योंकि वो बच्चा जो है अगर उस टेम्परेचर अगर माउथ से लेते हैं तो उस कंडीशन में वो बच्चा क्या कर सकता है, उसको जनरली प्रॉपर जो है टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए जो है इस चीजों को प्रेफर किया जाता है। तो कोशिश यही होता है एक्सिलरी फ्लूइड को क्या करना होता है, पता करना होता है। आगे देखिएगा, उसके बाद जो है बच्चे के वेट को क्या करना होता है, मेजर करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए एट बर्थ, जन्म के समय बच्चा का जो वेट होता है वो 2.5 से लेकर के कितना होता है, 3.5 केजी, 2.5 से लेकर के 3.5 केजी का होता है, 3-3.5 केजी का होता है। तो यानी 2.5 से 3.5 केजी का होता है। और जन्म के तुरंत बाद जो होता है, अब उसके कुछ सप्ताह के बाद, कपल मतलब 1-2 सप्ताह के बाद, और बच्चा क्या करना शुरू करता है, अपने वेट को लूज करना शुरू करता है। आपको हम बताए थे कि बच्चा का जन्म हुआ, जन्म के कुछ दिन बाद 1 सप्ताह के लिए क्या करता है, अपने वेट को क्या करता है, लूज करता है। कम से कम 7 दिन तक अपना वेट को, मतलब ईयरली न्यूनेटल पीरियड तक अपना वेट को क्या करता है, लूज करता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि बाहर के वातावरण में अपने आप को क्या करना चाहता है, ढालना चाहता है। जब अपने आप को बाहर के वातावरण में ढालना चाहता है तो अपना वेट को लूज करना शुरू करता है, इसलिए उस समय ज्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन का और बच्चे की मृत्यु का भी ज्यादा चांस होता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि उस समय जो है अच्छे से ध्यान दिया जाता है। और अपने वेट का कितना करता है कि 10% अपने वेट का क्या कर लेता है, लूज कर लेता है। और क्योंकि वो एडजस्ट होना चाहता है एक्स्ट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट से, बाहर के वातावरण से क्या करना चाहता है, वो एडजस्ट करना चाहता है। फिर उसके बाद आगे देखिएगा, अब देखिए, अब बच्चा की जनरल बिहेवियर में हम लोग क्या क्या हम लोग एसेस करते हैं, नियोनेट बॉडी पोस्चर को हम लोग देखेंगे, उसके एक्टिविटी लेवल को देखेंगे कि अगर वो एक्टिव है कि नहीं है। अब पोस्चर कैसा होता है, फ्रॉग लाइक पोस्चर होता है इसको, जैसे मेढक होते हैं ना, जैसे बच्चा जन्म होता है तो उसके हाथ फ्लेक्स होता है, पैर फ्लेक्स होता है, तो मेढक लाइक स्ट्रक्चर में होता है, फ्रॉग लाइक पोजिशन में होता है। उसके देखेंगे कि रो रहा है कि नहीं रो रहा है, रेस्पॉन्स, कोई स्टिमुलेशन दे रहे हैं, कोई चीटी उटी काट रहे हैं तो वो जो है रोना शुरू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छे से वो सो रहा है कि नहीं सो रहा है। और साथ ही साथ जो है जो जो चीजें जरूरत की चीज है सब कुछ को हम लोग को क्या करना होता है, मॉनिटर करते रहना है। आगे देखिएगा, उसके बाद अगर बात करें तो अगर हम उसके हम लोग देखते हैं हेड सर्कमफ्रेंस को और चेस्ट सर्कमफ्रेंस को हम लोग ध्यान देते हैं। तो पहले तो जानिए कि बच्चा का लेंथ कितना होता है, 40 से 50 सेंटीमीटर का होता है। उसके हेड सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं तो सर ऊपर होता है, तो ऐसे करिएगा 33 से लेकर के 35 होता है। और चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है, तो वो जो है आपका 30 से लेकर के 33 होता है। और देखिए यहां पर जो है क्या किया जाता है, जा रहा है वहां पर हेड सर्कमफ्रेंस लिया जा रहा है। तो ऐसा ही करके हम लोग क्या करते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस को क्या करते हैं, लेते हैं। उसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें उसकी चेस्ट सर्कमफ्रेंस का, तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो 30 से लेकर के 30 से 33 होता है। चेस्ट सर्कमफ्रेंस यहां गलत लिखा हुआ है, ये 30 से लेकर के 35 ना होकर के यहां पर 30 से लेकर के 33 होता है, वो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है। कहने का मतलब क्या है, हेड सर्कमफ्रेंस जो है वह जन्म के समय वो कितना देखने के लिए मिलता है, तो 33 से 35 देखने के लिए मिलता है। और जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है वह जो है आपका 30 से लेकर के 33 होता है। लेकिन बाद में जब ये दोनों 1 साल की उम्र में दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे ही दोनों बराबर होंगे तो उसके बाद जो है चेस्ट का जो है बढ़ना शुरू हो जाता है और हेड का जो है जितना हो उसका जो है बढ़ने का दर कम हो जाता है, जिसके चलते आज हमारी चेस्ट ज्यादा है, हेड छोटा है। अगर वही बात करें कि वेट की बात करें तो वेट जो होता है बच्चे के 5 से 6 महीना पर वो क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। 1 साल पर तिगुना हो जाता है, 2 साल पर 4 गुना हो जाता है। उसके बाद जो है ऐसे ही करके क्या होता है, उसका 7 साल पर 7 गुना हो जाता है, ऐसे करके होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर बच्चा की हाइट दुगना कब होती है, तो बच्चा की जो हाइट दुगना होती है वो 4 साल की उम्र में होती है। 4 साल की उम्र में दुगना मतलब 50 गुना 100 यानी 100 सेंटीमीटर का कब होगा, तो 4 साल की उम्र में जो है वो बच्चा का हाइट क्या हो जाता है, दुगना होता है। उसके बाद देखिएगा आगे देखिए इसमें जो है इसके कलर को हम लोग चेक करेंगे। कलर में हम लोग क्या देखेंगे कि इन ए नॉर्मल यूनिट होल बॉडी जो है पिंक कलर का होना चाहिए। हाउएवर इन केस ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अगर ब्रीथिंग में सांस लेने में दिक्कत होता है तो ये इसकी एक्सट्रीमिटीज और बॉडी क्या होता है, ब्लू आपको जो है देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोसिस बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो है ये अलग अलग आपको चीजें दी गई है, आगे देखेंगे। उसके बाद देखिए असेसमेंट ऑफ द फीडिंग पैटर्न, कैसे कैसे फीडिंग पैटर्न को असेस करते हैं। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद सकिंग रिफ्लेक्स उसमें आना चाहिए, सोलोइंग रिफ्लेक्स आना चाहिए। अगर आता है तो बच्चा सही है, क्योंकि सकिंग मतलब सक कर रहा है, सोलोइंग मतलब निकल रहा है।
उसके बाद इन नियोनेट सो ब्रीथ पैटर्न शुड बी स्टार्टेड मीनिंग 1 और ठीक है येलो, और जैसे ही बच्चा दूध पीना शुरू होता है तो पहली बार येलो कलर का जो है मिल्क माता के ब्रेस्ट से निकलता है, जिसको कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, जो कि कोलेस्ट्रम एक तरह से कहिए कोलेस्ट्रम एक ऐसा दूध होता है वो एकदम कहिए बच्चे के लिए और माता और बच्चे दोनों के लिए क्या वरदान होता है, क्योंकि वो इम्यूनिटी उसमें क्या नहीं पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल में सब कुछ पाया जाता है। लेकिन गांव के लोग इसको ध्यान न देकर ये लोग समझ करके इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। नहीं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इम्यूनोग्लोबुलिन भी होती है, एंटीबॉडीज भी होती है, वो क्या करता है इम्यूनिटी देने का काम करता है, कम से कम 3 महीना तक का क्या करता है इम्यूनिटी देने का काम करता है। इसके बाद इसमें सभी प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन ए कहा जाए वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद बात करें तो ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 and 3 आफ्टर मतलब 2 से 3 दिन तक वो होता है, और उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, जो कि बच्चे के लिए वो काफी क्या होता है इसेंशियल होता है, जरूरी होता है। उसके बाद आगे देखिएगा, उसके बाद देखिए उसके बाद जो है अब उसके क्या चेक करेंगे, एलिमिनेशन पैटर्न को चेक करेंगे। एलिमिनेशन पैटर्न मतलब कि रेगुलर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यूजुअली नियोनेट जो है फर्स्ट यूरिन और स्टूल जो है मेकोनियम 24 घंटे से अंदर कर देना चाहिए, यानी 24 से लेकर के 48 घंटे के अंदर जो है आपका क्या होना चाहिए, हो जाना चाहिए। सबसे पहले यूरिन 24 घंटे के अंदर कर देना चाहिए और 48 घंटे के अंदर क्या करना चाहिए, स्टूल यानी जिसको मिकोनियम बोलते हैं, वो मिकोनियम आपको जो है क्या करना चाहिए, कर देना चाहिए उसको। यानी फर्स्ट स्टूल पास बाय द नियोनेट इज नोन एज मिकोनियम। he or she should be observed for this, इसको देखना चाहिए। if does not passes अगर ये समय पर नहीं पास करता है तो तुरंत के तुरंत आपको जो है डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि उसको कंजेनाइटल एनोमलीज आपको देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि रेक्टम में किसी न किसी प्रकार का अट्रेसिया देखने के लिए मिल सकता है, नैरोइंग देखने के लिए मिल सकता है, या ब्लाउंड पाउच देखने के लिए मिल सकता है, या स्टेरोसिस देखने के लिए मिल सकता है, या एबनॉर्मल ओपनिंग देखने के लिए मिल सकता है। इस बातों को क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगला आता अब हम लोग क्या करेंगे, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी हेड से लेकर के पैर तक का क्या करना होता है, इतना करने के बाद ये करना होता है। तो आफ्टर वर्क आफ्टर उसके बाद में क्या करना होता है, हेड टू फीट एग्जामिनेशन ऑफ द नियोनेट शुड बी डन। क्या करना होता है, सर से पैर तक का एग्जामिनेशन करना होता है। इसमें एग्जामिनेशन हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गन का भी एग्जामिनेशन एकदम केयरफुली होना चाहिए। जैसे आंख है, आंख का अच्छे से होना चाहिए, नाक है तो नाक का अच्छा होना चाहिए, मुंह है तो मुंह करेंगे तो मुंह में क्लिप पैलेट देखने के लिए मिल सकता है, नाक करेंगे तो नाक में सिप्टम का डेविएशन देखने के लिए मिल सकता है कि नहीं, ये चीज। आगे देखिएगा, आगे देखिए, पहले हम लोग बात करें, पहले हम हेड का एग्जामिनेशन शुरू करते हैं। तो आपको हमने बताया कि इसमें जो है कैपुट सक्सीडेनम देखने के लिए मिल सकता है और सिफेलोहेमेटोमा देखने के लिए मिलता है। अगर बात करें कैपुट सक्सीडेनम क्या होता है, जो हमारे अस्काल्प एरिया होता है वहां पर फ्लूइड का पेरिस्टियम एरिया में क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन आपको जो है देखने के लिए मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपुट सक्सीडेनम। अगर हेमोटोमा क्या होता है, हेमोटोमा मतलब कि आपका जो है अस्काल्प एरिया में आपको जो है देखने के लिए मिलेगा ब्लड का कलेक्शन देखने के लिए मिलता है, उसको बोलते हैं सिफेलोहेमेटोमा बोलते हैं। और मोल्डिंग मतलब क्या होता है, जैसे बच्चा का जन्म होता है तो जो बच्चे की जो सुचर्स होती है, क्योंकि वेजाइनल एरिया तो बहुत नैरो है, मैक्सिमम सर्विक्स 10 सेंटीमीटर का डायलेट हो सकता है, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो सुचर्स होते हैं वो एक के ऊपर एक क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। अब बच्चे के जन्म के बाद फिर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, इसलिए आप देखिए कि बच्चा जन्म के बाद देखे होंगे कि बच्चा का सर हेड एकदम दबा रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर क्या होता है, अपने नॉर्मल पे आ जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग मतलब कि बच्चा का जो सुचर, सर का जो सुचर से वो लूज होता है, जिसके चलते एक बोन जो है दूसरे बोन पर क्या हो जाता है, चढ़ जाता है, जिसके चलते जो हेड की जो डायमीटर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिफेलोहेमेटोमा अभी जस्ट बताए। हाइड्रोसिफेलस और माइक्रोसिफेलस भी देखने के लिए मिलता है। हाइड्रोसिफेलस मतलब होता है कि जो हेड है, हेड के अंदर सीएसएफ का लेवल ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, सर का जो है आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जनरली जो सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है वो केरोइड प्लेक्सस से होता है, जिसमें कि हेड में एक जो है एपिडाइमल सेल होता है, उस एपिडाइमल सेल से होता है। अब क्या होता है कि जब ये कभी कभी क्या होता है, जनरली इसकी कितना फॉर्मेशन होता है, तो एक दिन में 720 ml से बनता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है, जिसमें कि 600 क्या होता है, सब आर्किनोइड स्पेस में जाकर के वो एब्जॉर्ब हो जाता है। सिर्फ 120 ml जो होता है वो पूरे सर्कुलेशन में होता है। फिर अगला दिन जब बनता है तो ये जो बचा हुआ जो 120 ml वो एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर नया वाला घूमता है। इस तरह का जो है चीजें आपको जो है देखने के लिए मिलता है जनरली। उसके बाद अब जो है आगे देखिएगा, अब उनके फेस को हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। अब इसमें उसकी आंखों को देखेंगे, उसके नाकों को देखेंगे, उसके कानों को देखेंगे, उसके मुंहों को देखेंगे, याद रखिए। उसके बाद जो है उसमें देखेंगे कि उसमें सैलोइंग अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और उसकी जॉ को देखेंगे,
और साथ साथ में उसमें उसके अंदर जो है फेस एरिया में किसी प्रकार का कंजेनाइटल एनोमलीज तो नहीं देखने के लिए मिल रहा है, इसको भी आपको क्या करना होता है, देखते रहना है। देखिए यहां पर देखिए ये जो है पीना, कभी कभी क्या होता है डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में क्या होता है कि जो यहां से अगर लाइन लेंगे तो ये देखने के लिए मिलेगा कि ये जो नीचे होगा, जो ईयर लोब है, ये ईयर है वो नीचे, अगर यहां से लेते हैं तो अगर लेने के बाद जो है अगर सीधा अगर यहां से गया, अगर ये जो हमारा कान है, कान बच्चा का नीचे दिख रहा है, इसको मतलब समझिए कि वो डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, ठीक ना। अगर ऊपर है तो उसमें समझ जाइए कि मेंटल रिटार्डेशन वाला बच्चा है, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिएगा, ठीक है, आगे देखिए अब क्या होता है, उसकी आंखों का देखभाल करना है। कैसे आंख का देखभाल करना है कि उसको आंखों को ऐसे देखिए, उसको करने का मतलब क्या है, इसको ऐसे करके इसको ऐसे ओपन करना है, ऐसे ओपन करेंगे तभी करके देखना है। इसमें जो है देखेंगे कि उसकी साइज से आंख की शेप क्या है, आंख की साइज क्या है, और उसकी जो आंखें सिमेट्रिकल है कि नहीं। सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि जो आंखें जो है दोनों साइड में अब जो है जैसा ये है वैसा ही ये है कि नहीं, जैसा ये है ऐसा वो है कि नहीं, ये दोनों देखने के लिए इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। उसके बोलते हैं स्क्लेरा की कलर कैसी है, व्हाइट व्हाइट है कि या कभी कभी रेड रेड आपको देखने के लिए मिलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का वहां पर स्वेलिंग है क्या, और किसी प्रकार का वहां पर जो डिस्चार्ज आंखों में देखने के लिए मिल रहा है क्या, जिसको हम लोग क्या करना है, पता लगाना है। देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा लेते हैं, ठीक है। जनरली बच्चा रोता है तो आंख से लोर कब आता है, टीयर कब आते हैं, तो 2 महीना बाद आएंगे, शुरुआत में लोर नहीं आता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे उसके बाद जो है उसके जो नाकों का क्या करना है, दिखना है। ये जो नाक पर आप फेस पर देख रहे हैं छोटे छोटे जो है दाने के जैसा व्हाइट व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, उसको मिलिया के नाम से जानते हैं। मतलब बच्चे के नाक और फेस पर जो है व्हाइट व्हाइट जो है स्पॉट लाइट देखने के लिए मिल रहा है, दाने जैसा दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलिया के नाम से जानते हैं। लिखिएगा, देखिएगा साइज एंड शेप ऑफ द पोजीशन हम लोग देखेंगे। नोज का हमने देखे कि ये सिमेट्रिकल नाक सिमेट्रिकल है कि नहीं है, कहीं ये तो नाक जो है डेविएटेड तो नहीं है, या इसे जो है एकदम झुका हुआ तो नहीं है, इसको चेक करेंगे। उसको पेटेंसी मतलब होता है उनके नाक खुला हुआ है कि नहीं, उसको चेक करेंगे। और साथ साथ जो है नेजल ब्रीज को चेक करेंगे, जो नेजल ब्रीज है उसको चेक करेंगे, कहीं वो डेविएटेड तो नहीं है। उसके अलावा जो है नेजल डिस्चार्ज को देखेंगे, नाक से कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, नाक से कहीं डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। आगे देखिएगा उसके बाद है उसके मुंह को चेक करना है, क्योंकि मुंह में आपको जो है देखने के लिए क्या मिल सकता है, क्लिप लिप और क्लिप पैलेट देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिएगा साइज एंड शेप तो सिमेट्रिक, माउथ को देखेंगे कि साइज शेप अच्छा है कि नहीं है। उसके बाद जो है लिप्स के सिमेट्रिकल देखेंगे, लिप्स अच्छे सिमेट्रिकल है कि नहीं है। प्रेजेंस ऑफ टंग, टंग भी देखेंगे, और उसके दांतों को भी देखिए, अगर दांत तो उस समय आता नहीं है तो अगर जनरली दांत उस समय दांत देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय तो दांत आपको देखना नहीं होता है। उसके बाद देखिए आगे देखिएगा, उसके बाद है ईयर का क्या होता है, एग्जामिनेशन करना है। ईयर का एग्जामिनेशन ये देखिएगा क्या क्या करते हैं, किसके साइज शेप और पोजीशन का हम लोग ईयर का देखेंगे, वो सिमेट्रिकल है कि नहीं, जैसा ये है वैसा ये है कि नहीं। उसके बाद जो है कोई डिस्चार्ज कानों से आ रहा है क्या, इसको भी देखना है। और उसके बाद जो है आपको कुछ रिफ्लेक्सेस वहां होता है, कोई बोलता है तो बच्चा मुड़ी अपनी जगह, स्टार्टर रिफ्लेक्स मतलब जब कोई बोलता है तो मुड़ी उधर ही वो बच्चा करता है, तो वो रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है कि नहीं। अगर इधर बात हो रहा है तो अपने मुड़ी को ऐसे करेगा, मतलब वो चीजों को सुनने का प्रयास करेगा, वो चीजें उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, उसको भी देखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे देखिएगा, उसके बाद जो है अब चेस्ट को देखना है, तो इसके देखना है साइज शेप और पोजीशन चेस्ट का देखना है। और साथ साथ में देखना है कि बच्चे के अंदर ब्रेस्ट टिश्यू और निपल्स का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, एरियोला टिश्यू मतलब ब्लैक ब्लैक एरिया वहां दिख रहा है कि नहीं, इसको भी हम लोग क्या करना होता है, देखना होता है। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद जो है आपका एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना है। एब्डोमेन में क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है अम्बिलिकल कॉर्ड कटा हुआ होता है, तो वहां ब्लीडिंग देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ डिस्चार्ज जो है देखने के लिए मिल सकता है, ठीक ना। उसके साथ साथ साइज और शेप एब्डोमेन का चेक करना है। फिर उसके बाद जो है कहीं डिस्टेंशन तो नहीं है देखना है, और साथ साथ में जो है पेट के अंदर कहीं मांस तो नहीं बना हुआ है, इसको भी आपको क्या करना होता है, चेक करते रहना होता है। आगे देखिएगा उसके बाद जो है अम्बिलिकल कॉर्ड का एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि आपने जस्ट आपने काटा हुआ है, तो वहां पर अम्बिलिकल कॉर्ड को आपको इंस्पेक्ट करना है क्लोज ध्यान से, वहां रेडनेस तो नहीं है, वहां डिस्चार्ज तो नहीं होता है, या वहां तो हर्निएशन तो नहीं दिख रहा है, वहां डिस्प्लेसमेंट तो उसका जो है देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या क्या देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा होता है उसके बाद जो है उसके बैक को देखेंगे,
क्योंकि जो बैक का कर्वेचर होता है वहां पर जो है दिक्कत देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अगर बच्चा मान लीजिए कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाला होगा तो न्यूरल ट्यूब संबंधित उसको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिएगा, अब इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल स्पाइनल कर्वेचर देखेंगे, यानी कि जो स्पाइनल कोड है कहीं उसका कर्वेचर तो नहीं है, यानी आपका जो है लाइक काइफोसिस हो सकता है, लोडोसिस हो सकता है ना, जिसे कुब्बट जैसा निकला हुआ है बच्चा ऐसे हो सकता है तो काइफोसिस बताएगा स्पाइनल कोड का ना। लोडोसिस मतलब होता है क्या होता है, बच्चा अगर ऐसे है तो लोडोसिस बताएगा स्पाइनल कोड का। अगर जो है कर्वेचर जो है एस लाइक स्ट्रक्चर का ऐसे है तो ये आपको जो है बताएगा, किसको बताएगा, स्कोलियोसिस को बताएगा। ये भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि बाहर अंदर कुछ सेक्रल एरिया में भी कभी हेयर लाइक प्रोजेक्शन और डार्क लाइक स्पॉट देखने के लिए मिलता है, उसको भी हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ टॉप ऑफ हेयर प्रेजेंट है कि नहीं, इसको भी देखेंगे। और एबनॉर्मल प्रोट्रूजन आपको या डिप्रेशन उस जगह पर है कि नहीं, उसको भी आपको क्या करना होता है, देखना होता है। आगे देखिएगा, इसमें क्या होता है, अब हम लोग जो है एक्सटर्नल जेनाइटल को देखना है, और एक्सटर्नल जेनाइटल के रूप में हम लोग क्या देखना है कि एग्जामिनेशन ऑफ मेल यूनिट, अगर मेल है तो उसमें क्या क्या देखना है, उसके हाइड्रोसिन को देखना है, मतलब कि उसके हाइड्रोसिन जैसे टेस्टिस को उसको देखना है कि दोनों टेस्टिस आ गए हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिमोसिस वाला प्रॉब्लम देखना है, पाराफिमोसिस वाला प्रॉब्लम देखना है ना, फिमोसिस हुआ, पाराफिमोसिस हुआ ना, इसको भी आपको जो है क्या करना होता है, देखना होता है। इसके अलावा जो है आपको देखना होता है क्रिप्टो ऑर्किटिज्म वाला हुआ, जो डिसेंडेड टेस्टिस है कि नहीं है, उसको देखना होता है। इसके साथ साथ पेनिस है तो पेनिस का जो है लेंथ देखना होता है। और इन्ग्वाइनल हर्निया, यानी कि कहीं कहीं आसपास में इन्ग्वाइनल कैनाल, जो आपको पता है कि एब्डोमेन में क्या बनता है, टेस्टिस बनता है, और इन्ग्वाइनल कैनाल से होते हुए क्या होता है, स्क्रोटम में जाता है। तो वहीं इन्ग्वाइनल कैनाल का अगर यहां से डिस्प्लेस होकर एब्डोमिनल कैविटी में चला जाए पूरी तरह से, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इन्ग्वाइनल हर्निया बोलेंगे। उसके बाद जो अनडिसेंडेड टेस्टिस यानी कि क्रिप्टो ऑर्किटिज्म है कि नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ध्यान देगा, नहीं होगा तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, उसका जो है ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। आगे देखेंगे। उसके बाद जो है फीमेल न्यूनेट अगर है तो उसके लिए क्या करेंगे, लेबिया मेजोरा और देखेंगे कि अच्छे से डेवलप है कि नहीं है, इसको देखेंगे। लेबिया माइनोरा अच्छे से डेवलप है कि नहीं है, इसको देखेंगे। और जो लेबिया मेजोरा जो है लेबिया मेलोरा को अच्छे से कवर किया है कि नहीं, ये भी देखेंगे। अंदर जो ओपनिंग है यानी यूरेथ्रल ओपनिंग है यानी कि वेजाइनल ओपनिंग है, वो अच्छा से प्रेजेंट है कि नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें कि उसके बाद क्लेटोरिस है तो क्लेटोरिस का कंडीशन देखेंगे, इरेक्टेड है कि नहीं है, प्रॉपर वे में है कि नहीं। आगे देखिएगा। उसके अलावा जो है बटक्स देखेंगे, और बटक्स में क्या क्या देखेंगे कि किसी प्रकार का बटक्स एरिया में कभी किसी प्रकार का एबनॉर्मल मास तो नहीं है, और साथ साथ में जो है उसमें जो उसकी जो ओपनिंग है वो अच्छा से ओपन है कि नहीं है। इसके साथ साथ किसी प्रकार का एनल फीसर तो नहीं है, एनल एरिया में कहीं कट छट तो नहीं गया है, इसको भी हमें क्या करना है, देखना होता है। कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, इसको भी देखना है। फिर उसके बाद देखिएगा अगला एग्जामिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज में देखेंगे। एक्सट्रीमिटीज में क्या क्या देखना है कि साइज, शेप और पोजीशन देखना है, सिमेट्रिकल देखना है जो है एक्सट्रीमिटीज का, हाथ पैर जो है दोनों का जो है सिमेट्रिकल देखना है। और इसके साथ साथ जो है उसके देखना है कि उसके जो अंगुलियां हैं पैर का हो या हाथ का हो, कहीं आपस में फ्यूज तो नहीं है, आपस में जुटा हुआ तो नहीं है, इसको भी आपको देखना है। और साथ साथ में जो है कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं पैरालिसिस वाली प्रॉब्लम तो नहीं, ये भी देखना है। मसल टोन भी देखना है, और क्या देखना है, रिफ्लेक्सेस भी देखना है, ठीक ना। आगे देखिएगा। उसके बाद है उसकी स्किन को एसेस करते रहना है। तो स्किन में क्या क्या करेंगे कि हम लोग देखते हैं कि सॉफ्ट स्किन है कि नहीं है, शाइनी है कि नहीं है, पिंक कलर है कि नहीं है। उसके बाद जो है जॉइंडिस और साइनोसिस को भी आपको जो है देखते रहना है। और लेनिगो हेयर, बच्चे के अंदर ऊपर जो है एक टफ हेयर आपको जो है देखने के लिए मिलता है, उसको लेनिगो हेयर बोलते हैं। और उसके ऊपर जो एक क्या होता है, व्हाइटी लाइक चीजी लाइक अपीयरेंस होते हैं, उसको वेर्निस कैसियोसा के नाम से जाते हैं, इसको भी देखना है। प्रेजेंस ऑफ वर्निस कैसियोसा को भी देखना है, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसको छुड़ाना नहीं होता है, अपने आप वो क्या हो जाता है, छोड़ देता है। उसके बाद एडिमा देखना होता है, रेसेस देखना होता है, ड्राइनेस देखना होता है कि स्किन पूरी तरह से ड्राई हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे। आपको कैसा ये न्यूबॉर्न असेसमेंट लगा, इसको जरूर आप बताइए कमेंट में। अगर इसको किसी तरह से रिलेटेड आपको क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो जरूर हमसे क्वेश्चन करिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।